हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुमार फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन, या तो इसको 1D भी बोलते हैं, 1D मोशन। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, अगर एक्स और वाई, उसमें कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट अगर x1 और y1 है, कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो आपको x1 और y1 इस पॉइंट तक पहुंचने में, P पॉइंट तक पहुंचने में कैसे पहुंचेंगे हम, आपको x में x1 चलना पड़ेगा और यहाँ से मुड़ के फिर से y में y1 चलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इसका अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको, ओरिजिन से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, ओरिजिन से डायरेक्ट इस स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो इसका पोजीशन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, P, वेक्टर P बराबर, इसको अगर कोई वेक्टर R नाम दे दे तो ये क्या हो जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस, देखो x में कितना चले x1, तो x का वेक्टर क्या होता है i कैप, तो वैसे ही y1 में y में y1 चले y1 j कैप। ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड बोले, लेंथ बोले इसका, ठीक है, इस वेक्टर का लेंथ बोले तो कितना होगा, अंडर रूट x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। बाकी ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल विद x एक्सिस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ, है ना, y1 डिवाइडेड बाय x1। अब किसी भी वेक्टर, किसी भी पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर यहाँ P के जगह कोई दूसरा पॉइंट Q होता है, उसका कोऑर्डिनेट आपको सिर्फ पता हो x2 y2, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। कि नया वेक्टर कोई यहाँ पे R2 मान लेते हैं इसको, ये R2 बराबर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमको लिखने आ गया, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अगर उसके पास z कोऑर्डिनेट हो तो नया कोऑर्डिनेट में z कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट k कैप। एक्चुअल में वो क्या है कि आप कितना चल के गए हैं x में, ये है x1 है कि आप x में कितना चले हैं, y1 क्या है, y में आप कितना चले हैं। ठीक है ना, तो हम पोजीशन वेक्टर हम समझ में आ गया हमको। अगर तो आगे हम इसके देखते हैं, एक्चुअल में हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें अभी डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर हमको आना जरूरी था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, अगर ये कोई पॉइंट आपका है A और B है ये पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखा हुआ, ये कोऑर्डिनेट में आपका A और B पॉइंट है, आपको पहुंचना है B तक, A से चल के B तक पहुंचना है। ये लीजिए, A से B पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, स्ट्रेट लाइन। या तो आप ऐसे भी पहुंच सकते थे या ऐसे भी पहुंच सकते थे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये A से B को कनेक्ट करने वाला ये लाइन, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे कैसे, अगर आपको A का पोजीशन वेक्टर पता हो, A का पोजीशन वेक्टर कैसे पता चले, तो A का कोऑर्डिनेट पता हो तभी तो लिख सकते हैं A का पोजीशन वेक्टर। अगर उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तथा B है जो है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो A का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये कुछ r1 होगा, अगर RA बोलते हैं, चलिए RA क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ऐसे ही B को पोजीशन वेक्टर B का क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, तो आप A से चल के B पे गए हैं, A से चल के B पे गए हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया AB, ये वाला वेक्टर। तो ये R वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा है, B, हमको पहुंचना कहाँ है, B पे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, RB
बी, बी पे हम पहुंच रहे हैं, फाइनल पॉइंट हमारा बी है, इसको हम फाइनल पॉइंट मान के चल रहे हैं, ये हमारा इनिशियल है। तो हमारा हो जाएगा आर बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, और ए का पोजिशन वेक्टर क्या है हमारा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। दोनों को माइनस करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, आई कैप वाला एक साथ माइनस होगा और y कैप वाला जे कैप वाला आपस में एक साथ माइनस होगा, तो x2 माइनस x1 आई कैप बन जाएगा और y2 माइनस y1 जे कैप बन जाएगा। ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी पर मूव किए तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर पूछे वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मीन्स मैग्नीट्यूड पूछे, तो इस आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो आर का नया आया है आर का, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इसका लिख सकते हैं ना अभी यहाँ से। आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका खुद का जो एक्स कोऑर्डिनेट है x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर के से हम हेल्प से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बना सकते हैं, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो यहां से यहां पहुंचने का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है ना। अब पहुंचने के लिए तो ये पाथ भी फॉलो कर सकते थे, ठीक है, आप पाथ कोई भी फॉलो करो, आपका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे, उसको फर्क नहीं पड़ता आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, कर्व पाथ है आपका या कुछ और हो, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में सब कुछ, ये सारा डेटा आ गया, और इसका फाइनल ये वेक्टर पता है आपको, ये उसका मैग्नीट्यूड पता है, एंगल आप लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट से चल के आप इस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं बी तक, ये किसी ए से बी तक पहुंच रहे हैं, तो आपका अगर ये पाथ आप फॉलो कर रहे हैं ये वाला, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यहां से यहां का ये वाला लेंथ हमारा अगर L1 है तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये पूरे कर्व पाथ का अगर लेंथ L2 है तो ये हमारा L2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, L1 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट L1 हो जाएगा हमारा, और L2 हमारा क्या है, डिस्टेंस। अगर इसको कंपैरिजन करें आपस में इसके, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होता है लेंथ, और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ में मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ देखें अगर दोनों के लेंथ को, तो यहां से हमको दिख रहा है कि L1 जो है वो छोटा है L2 से, ठीक है। यहां से कंक्लूजन हम एक निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता है। आप इसी पाथ को अगर फॉलो कर लेते तो हमारा डिस्टेंस भी हो जाता L1, तो L1 इक्वल टू L2, मतलब इससे छोटा कोई अब पाथ है ही नहीं हमारे पास, तो मतलब डिस्टेंस इससे ज्यादा ही आएगा हर बार, है ना, मिनिमम आ सकता है L1। तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा तो नहीं होगा, इट मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा पॉइंट्स आ रहा है अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, या तो इनडायरेक्टली बोलेंगे डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। और एक केस में ये बराबर जरूर हो सकता है, कब, जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करें,
आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जब स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये इट मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में। आगे डिस्कस करेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन हो गया। डिस्टेंस अपना है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट आप इधर लेफ्ट साइड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखोगे? अगर लेफ्ट साइड हम एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड चले हैं, इधर अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं ए लेंथ से, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो ए माइनस ए आई कैप लिखना होगा। नेगेटिव आई में चल रहे हैं तो डिस्टेंस इस समय क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा हमारा? देखिए तो ए लेंथ चले तो ए होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, इसको डायरेक्शन से क्या मतलब है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी चीज का लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी होगा, लेंथ से मतलब है ना डिस्टेंस को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है हमारा। जब हम किसी पॉइंट से चले ही नहीं, कुछ टाइम तक उसी पॉइंट पे ही रहे, तो हम कितना डिस्टेंस कवर किए? डिस्टेंस कुछ कवर नहीं किए, तो उस समय डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव, या ऑलवेज पॉजिटिव और में भी जीरो, या तो कैन नेवर भी नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों एक ही सेंटेंस हो गया, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये कंपैरिजन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है? और वेलोसिटी को बोले तो क्या है? किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करें, वो पहले तो स्केलर वेक्टर इस टर्म में बात करें, तो वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इन वेलोसिटी आपका किसी एक इंस्टेंट पे अगर पूछा जाए, किसी एक टाइम, फिक्स टाइम पे पूछा जाए कि इस t समय में आपका वेलोसिटी क्या है, उस समय पे t इक्वल टू 5 मिनट पे क्या वेलोसिटी है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, तो उसको क्या बोलेंगे आप कि एक किसी इंस्टेंट पे पूछा हुआ है, तो उसको बोलेंगे v इंस्टेंटेनियस, तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का क्या चेंज है, उसका रेट ही आपको क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी इंस्टेंटेनियस बोलिए या इसी को भी बोलते हैं। जनरल सिंपल वेलोसिटी अगर पूछ रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही समझ के हम चल सकते हैं। तो ये होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी एस बाय डी टी, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको जानना है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था ना, तो यहां से आप बोल सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन लेंथ होता है ना, फाइनल टू इनिशियल। तो भी को लिख सकते हैं डेल्टा
एस बटा डेल्टा टी, ये वाले फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, अगर इसी डेल्टा टी को आप छोटा करते करते बहुत छोटा कर दे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दे, तो ये फॉर्मूला नहीं डेराइव हो जाएगा, ds बाई dt नहीं बन जाएगा। स्मॉल टाइम इंटरवल, तो वो स्मॉल टाइम इंटरवल क्या बन जाएगा, अगर इसको डेल्टा टी कर दे, डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दे, तो ये हमारा रिड्यूस होकर ds बाई dt हो जाएगा, सिंपल। तो ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाता है हमारा, यही कहलाता हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ध्यान से देखें तो ये ds बाई dt है, मतलब अगर कहीं s मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, s क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में बनाए, अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में हम बनाए तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर ये कोई ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो उस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसे निकालते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे स्लोप बोलेगा, किसी इंस्टेंट t इज इक्वल टू t1 पे बोल दिया इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा ग्राफ का, उस ग्राफ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे स्लोप, या इस पॉइंट पे मान लेते हैं किसी पॉइंट पे पूछा है कि t इक्वल टू t2 पे किसी और टाइम पे पूछा है, इस पॉइंट पे आप ग्राफ का स्लोप निकाल के चेक करोगे, इस पॉइंट पे पूछ दे तो यहाँ पे स्लोप निकाल के चेक करोगे। ये स्लोप कैसे निकालोगे, ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ये ds बाई dt क्या होता है, इस s वर्सेस t का ग्राफ का स्लोप ही तो होगा, स्लोप ही होगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम, किसी इंस्टेंट में अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व है आपके पास, तो किसी इंस्टेंट में t इक्वल टू यहाँ पे t नॉट कोई टाइम है, इस पे पूछ दिया, अगर t इक्वल टू t नॉट पे पूछ दिया आपसे वेलोसिटी क्या होगा, तो आप क्या करोगे, उस ग्राफ में स्लोप चेक करोगे, उस t इक्वल टू t नॉट पे क्या है आ रहा है, स्लोप मतलब ds बाई dt चेक करोगे। स्लोप बोले तो x एक्सिस से उसका क्या एंगल है उस पॉइंट पे, ये x एक्सिस सॉरी टाइम एक्सिस से उसका क्या यहाँ पे एंगल है ना, यहाँ नया कुछ थीटा होगा, यहाँ पे थीटा नॉट मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा 1 बन गया होगा, तो ये स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या होता है, इस पॉइंट पे अगर स्लोप बोले तो ds बाई dt किस टाइम पे, t इक्वल टू t नॉट पे क्या आएगा, थीटा नॉट है तो टेन थीटा नॉट, ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा एट t इक्वल टू t नॉट पे। कभी भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व दे दे तो वहां से आप सीधा सीधा उस कर्व पे स्लोप निकाल के किसी भी पॉइंट पे बता सकते हैं क्या वेलोसिटी का वैल्यू होगा, है ना, सिंपल है। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर है। और अगला होता है हमारा वेलोसिटी का दूसरा में एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वर्ड मतलब क्या है, कोई चीज जब चेंज ही नहीं हो ना उसको कहते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली वो सेम चला जा रहा है। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये किसको कहते हैं, वेलोसिटी इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब समय के साथ आपका अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है विथ टाइम, चेंज मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, तो बोल सकते हैं जब भी किसी मोशन में अगर वेलोसिटी है जो पार्टिकल का, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं कर रहा है समय के साथ, ठीक है ना, तो वो कौन सा वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बोला जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका ये मोशन जो भी है यहाँ से t इक्वल टू 0 से लेके अगर किसी t इक्वल टू 10 सेकेंड तक मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिकल का, और लगातार पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ये जो लाइन है इसी डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मीन्स क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मीन्स की मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक चेंज नहीं किया और साथ में ये इसी डायरेक्शन को फॉलो किया, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स की भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है,
v कांस्टेंट है, ठीक है। तो v अभी अभी हम पढ़े हैं, वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, इसका स्लोप क्या होना चाहिए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं तो उसका स्लोप कौन सा होना चाहिए, आपका स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट स्लोप बोले तो एंगल आपका चेंज नहीं करना चाहिए ना विद टाइम एक्सिस। देखिए तो हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किसी भी इंस्टेंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, इस पे यही आएगा स्लोप, टेन थीटा यही आएगा, हर बार चेंज नहीं होगा ना। तो ये कौन सा, ये ग्राफ कौन सा है, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो मोशन चलता है उस मोशन को बोलते हैं, ये ग्राफ किस मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अगर डिफाइन किया जाए तो यूनिफॉर्म मोशन होता है अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करे तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल चेंज नहीं हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कह सकते हैं हमारा मोशन कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसको थोड़ा सा भी आगे और ब्रीफ में पढ़ लेंगे यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस का पूरा। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ तक चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकल चल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर अगर इसी वेलोसिटी से वो लौट भी जाए ना, उल्टा लौट जाए, तो ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन में आप चेंज हो गया वेलोसिटी का, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये ग्राफ का स्लोप भी चेंज हो जाएगा। देखो तो डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब लेफ्ट साइड हो गया, तो वेलोसिटी का वैल्यू को लिखते समय क्या लिखेंगे, -10i। अगर ये आई कैप है तो आई एक्स एक्सिस है तो -10i लिखेंगे। तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू भी आपका चेंज हो जाएगा, कर्व उल्टा आ जाएगा। अभी हम ग्राफ भी पढ़ लेंगे तो हमारा सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये दोनों चीज बहुत जरूरी है, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहना चाहिए समय के साथ, तभी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी जो समय के साथ जिसका वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या तो डायरेक्शन, दोनों में से किसी में चेंज आए। लिख ही लो वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड आइदर मैग्नीट्यूड, या तो मैग्नीट्यूड, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विल चेंज, दोनों में से कुछ चेंज हो जाए, इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए तो आपका वो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी। सिंपल है। लास्ट अपना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है मोशन में, है ना। अगर वो मोशन में लगातार चेंज कर रहा है या किसी इंटरवल में चेंज नहीं भी कर रहा है, पूरे इंटरवल में आपको पूछे, पूरे इंटरवल में पूछे वेलोसिटी एवरेज क्या है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी सिंपल सा डिफाइन होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इन सबको क्वेश्चन लेके हम क्लियर कर लेंगे अभी, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी अगर कभी निकालना है तो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक पहुंचने में वेलोसिटी लगातार चेंज करता हुआ गया है, आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए, यहां से यहां पहुंचने में क्या टाइम लगा है और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सीधा सीधा ये लेंथ है। अभी अगर आपका पाथ वो चेंज करता हुआ जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, तभी आपको लेंथ निकाल के लाना था सिर्फ, तो वो हो जाता आपका नेट डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना अगर समय अभी 10 सेकंड है तो 10 सेकंड रख देते, टाइम इंटरवल होता। अगर यहाँ चलना ही चालू करता वो, अगर नया एग्जांपल देखते हैं, चलना ही चालू करता वो यहाँ से, टाइम टेकन इसलिए जरूरी है, इंटरवल चाहिए हमको। अगर ये टी यहाँ से चलना ही चालू करता 5 सेकंड पे और फिर यहाँ पे होता वो 10 सेकंड पे, तब क्या हो जाता? तब यहाँ पे आप डिवाइड बाय 10 सेकंड थोड़ी यूज करते, 5 to 10 तो मतलब 5 सेकंड का गैप है ना, तो टाइम टेकन तो यहाँ 5 सेकंड हो जाता। ठीक है, सिंपल है। वेरिएबल वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी अगर डिफाइन हो गया है तो इसके साथ साथ हम वेलोसिटी को अगर वेक्टोरियली लिखा जाए तो अभी लिखे थे ना, v अगर लिखा जाए तो ये क्या होता है, ds बाई डी टी। ठीक है, ds बाई डी टी। तो s हमारा क्या होता है, x i कैप, y j कैप, y में कितना डिस्प्लेसमेंट साथ में z k कैप, है ना। और v को लिखे अगर s को पूरा लिख देंगे तो यहां से हो जाएगा ना dx बाई डी टी प्लस ये आई कैप जो dy बाई डी टी, j कैप प्लस dz बाई डी टी, k कैप, यही होगा ना। ये dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन x एक्सिस, x डायरेक्शन। ये dy बाई डी टी इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इसको vy बोल सकते हैं, j कैप, और वेलोसिटी इन z डायरेक्शन vz, ये k कैप हो गया। ये पूरा वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया हम। तो यहां से मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सारे कंपोनेंट्स के स्क्वायर का अंडर रूट। वेक्टर हम निकालते थे किसी भी ए वेक्टर का, a1 a b1 करके जो भी होता था उसका, a1 a2 a3 x y z में जो भी होता था उसका करते थे ना, सबका कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम करके उसको अंडर रूट, तो मैग्नीट्यूड देता था हमें। यहाँ भी एक वेक्टर है ये, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ y कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ z कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। फिर डायरेक्शन, आप v का डायरेक्शन कैसे लिखोगे, v कैप, डायरेक्शन वेक्टर ऐसे ही होता ना, v कैप लिख दो यहाँ से। v कैप क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर डिवाइडेड बाय ये पूरा पूरा मैग्नीट्यूड, है ना। अब आगे चलते हैं, वेलोसिटी के बाद हम स्पीड पे बात करते हैं। स्पीड पे बात करते हैं। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है? स्पीड को भी अगर इंस्टेंटेनियस में बात करें, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर स्पीड को उस फॉर्मूले से बोले तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का क्या स्पीड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्जैक्टली सेम स्पीड बराबर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो जाएगा। और इसको v से डिनोट करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। मतलब उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहा होगा, वही हो जाएगा आपका स्पीड। मतलब स्पीड को उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो स्पीड हमेशा क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो स्पीड अगर किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो स्पीड कभी आपका जीरो हो, सॉरी स्पीड कभी आपका नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, स्पीड, जिस तरह डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता उसी तरह बोल सकते हैं स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता स्पीड का वैल्यू। लेकिन उसी तरह वेलोसिटी आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। हाँ, स्पीड भी जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस ही नहीं कवर करे तो स्पीड तो जीरो होगा ही, मतलब पार्टिकल रुका का ही रुका है एक ही जगह पे, तो स्पीड तो जीरो होगा ही। यहां से क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी
कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी जीरो नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड जीरो और पॉजिटिव ही होगा हमेशा। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी, स्पीड किसी भी समय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में, तो स्पीड में हो सकता है अपना यूनिफॉर्म स्पीड, तो वही हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में कभी भी वेलोसिटी चेंज तो होता नहीं है, तो यूनिफॉर्म स्पीड उस समय यूनिफॉर्म स्पीड भी चेंज नहीं होगा, आपका स्पीड भी चेंज नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड बोलने का वही है, कांस्टेंट स्पीड। आप देखिए एवरेज स्पीड जो होता है वो देखते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है वी एवरेज, अगर यहाँ बोले वेक्टर साइन नहीं दे रहे हैं, मतलब स्पीड है हमारा, बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे पूछे तो वो जितना वेलोसिटी आता है उस इंस्टेंट पे उसी का मैग्नीट्यूड से काम चला लेंगे, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का बात करें ना, तो वो एक्चुअल में है क्या, वो बोलने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी आपका लगातार चेंज होता जा रहा है ना, एक इंटरवल में चेंज होते हुए, आप बोला इस इंटरवल के अंदर क्या वेलोसिटी का क्या कितना एवरेज वेलोसिटी रहा, वो जो आप कैलकुलेट करके लाते हो वो क्या होता है, अगर उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो उसी इंटरवल में उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लगातार चलता, मतलब उस कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार चलता, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया है ना, जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया है वो एग्जैक्ट सेम आता। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं और सारा जो अभी तक पढ़े वो सब निकालते हैं वहां से। अगर कोई पार्टिकल, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया मोशन t इक्वल टू 0 पे और कुछ 5 सेकेंड के लिए, मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे यहाँ पहुंच चुका है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे यहाँ पहुंच चुका है, और ये कवर कर रहा है कुछ 10 मीटर करके। ठीक है, 10 मीटर कवर कर रहा है, या तो बोले कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, t इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड, मतलब 0 से 5 सेकेंड के बीच में वो 10 मीटर पर सेकेंड से लगातार चल रहा है, और यहाँ पे आके वो शार्प टर्न लेके नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ में, ये अभी ईस्ट में चल रहा था, है ना, पॉजिटिव एक्स में ईस्ट में चल रहा था, और नॉर्थ में वो मूव करना चालू कर देता है अगेन 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कुछ t इक्वल टू 15 सेकेंड तक चल रहा है, 15 सेकेंड, और फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गया। वो यहां से स्टार्ट किया था मोशन, इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो आपको पूछा है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस हमको निकाल के लाना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, भी एवरेज बताना है, वेलोसिटी का एवरेज बताना है, और एवरेज स्पीड भी बताना है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते इस बार, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का, यहाँ पे वेलोसिटी को भी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकाल के लाना है। कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, टोटल कितना हम लेंथ कवर किए, मतलब ये वाला लेंथ जोड़ ये वाला लेंथ, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो यहां से यहां तक कितना मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, 10 मीटर पर सेकंड से, कितने सेकंड चले हैं, 5 सेकंड, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए होंगे। ये डिस्टेंस अगर S1 दे दे तो S1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 इंटू 5, यहां से आ गया 50 मीटर। 50 मीटर आपका कवर किया है ये t 0 से लेके टू t इक्वल टू 5 सेकेंड में। तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो S1 हो जाएगा आपका 5i कैप। आप यहां तक पहुंच चुके हैं, 50i कैप हो चुका है। अब अगर यहां से यहां फिर देखें तो ये लेंथ आपका अगर S2 है तो ये कितना हो जाएगा, S2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो ये S2 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, और ये चले कितने समय तक, 5 से 15, मतलब 10 सेकेंड के इंटरवल में। तो 20 इंटू
15। यहाँ से कितना हो जाएगा 300, 15 दूने 30, 300 मीटर आपका ये डिस्टेंस है। तो नेट टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बताइए। तो ये टोटल डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2, ये कितना आ जाएगा 50 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 350 मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको तो लिखना पड़ेगा वेक्टर के फॉर्म में। यहां से यहां जो आप चले ये सिंगल एक डायरेक्शन में चल रहे हैं लगातार, और वो कितना, वो कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप, ईस्ट में चल रहे हैं आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा 50 आई कैप। फिर आप यहां से मुड़ गए और ये नॉर्थ में फॉलो करने लगे, नॉर्थ जे कैप, और जे कैप में आप कितना डिस्टेंस मूव किए 300, तो क्या हो जाएगा प्लस 300 जे कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर फॉर्म में। अगर इसी को मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो 50 का स्क्वायर जोड़ 300 का स्क्वायर, और डायरेक्ट यहां से मैग्नीट्यूड बोले तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर यहां से यहां जो मिला के ये लाइन लिख रहे हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 50 आई कैप प्लस 30 300 जे कैप। सिंपल। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, ये 50 का स्क्वायर जोड़ 300 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, सिंपल। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी को अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जितना आपको यहां से यहां जाने में टाइम इंटरवल जितना आपका रहा। ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखे एवरेज वेलोसिटी को तो कैसे लिखेंगे 50 आई कैप प्लस 300 जे कैप, यही है ना नेट डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टाइम कितना टेकन है 0 से 15, मतलब 15 सेकेंड का। एवरेज स्पीड अगर निकाले तो वो क्या होगा टोटल डिस्टेंस कितना 350 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल कितना 15, यहाँ से जो भी आएगा रिजल्ट, है ना, इतना मीटर पर सेकेंड, और इधर भी ये इतना मीटर पर सेकेंड, ये रहा मीटर में। सिंपल, सारा डेटा नहीं। और यहाँ ध्यान देने वाला है स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या था, t इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट हो रहा था, t इक्वल टू 5 सेकेंड तक ये लगातार 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करता जा रहा था इस डायरेक्शन में, और उसके बाद वो 60 टर्न लेता है 90 डिग्री का, और वो मूव करना स्टार्ट करता है नॉर्थ में, मतलब जे कैप में, और वो 20 मीटर पर सेकेंड से चालू हो जाता है मूव करना, और कितने देर चलता है 5 to 15, मतलब 10 सेकेंड तक। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये लेंथ अगर बोले तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 15 लिख दिए, गलत है, 20 इंटू 10 200 आएगा, 200 प्लस 50 तो 250 आ जाएगा। यहाँ भी सारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ से हमको मतलब 20 इंटू 10 तो 200 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं वो वाले फॉर्मूले को यूज करके कुछ होता है, इंस्टेंटेनियस देखते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस वाले में क्या आया था, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, या तो v बोले, v इक्वल टू आया था हमारा ds/dt, ये आया था ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ का स्लोप जो होगा हमेशा हमको वेलोसिटी देके जाएगा। अगर इसी को लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू v dt भी तो लिख सकते हैं, है ना। दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन का साइन दे दिया जाए, यहाँ से t इनिशियल से t फाइनल, कुछ पोजीशन t इनिशियल से t फाइनल, मतलब जहां से चालू करेंगे जहां तक पहुंचना है, और यहाँ पे s इनिशियल उस समय आप कहाँ खड़े हैं, और फाइनल आपका है, ये निकल के आ जाएगा। आपको मतलब वेलोसिटी दिया हो तो आप dt से इंटीग्रेट करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के ले आ सकते हैं, सिंपल, है ना। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, s ये लिमिट हम पुट की है, t इनिशियल पे आप किस पोजीशन पे है वो है आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और फाइनली आपको जो डिस्प्लेसमेंट निकाल के लाना होता है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। अगर गिवन है क्वेश्चन, देखिए s बराबर ये रखा है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 6
इतना दे रखा है, वो आपको मीटर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ये टी डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका टी का वैल्यू है। पूछेगा एट एनी इंस्टेंट, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी आपको फाइंड करने बोला है। तो देखिए यहाँ पे कहीं आपको डायरेक्शन नहीं दे रखा है, तो आपका जो वेलोसिटी लिखेंगे हम वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, ठीक है। तो एस दे रखा है हमको, टाइम डिपेंडेंट है हमारा। जैसे ही हमको एस पता चला तो हम वेलोसिटी बराबर क्या लिख सकेंगे, और यहाँ पे पूछा क्या है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड में बताना है हमको, मतलब एक इंस्टेंट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताना है। तो डी एस में डी टी लगा देते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिए तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 टी क्यूब प्लस 4 टी प्लस 0, है ना। और किस टाइम पे बोला है आपको, ये वैल्यू कब निकालना है हमको, टी इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ टी का वैल्यू 3 पुट कर दे, 3 इंटू 27 आ जाएगा, यहाँ से 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। ये सम करके जो भी आएगा इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा वेलोसिटी, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे आ गया, सिंपल। अगर वो बोल दे कि किसी t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 इंटरवल में बोल दे क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, तब क्या करेंगे, वो पूछ दे, क्वेश्चन करे फाइंड v एवरेज बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। तो क्या होता था, इसका क्या रूल था, वी एवरेज का क्या फॉर्मूला हमारा क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपका देखो डिस्प्लेसमेंट हमको निकाल के लाना है, सिर्फ टाइम टेकन तो हमको पता है 0 से t 2 के बीच में 2 सेकंड का टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले स्टार्ट कहां से बोला है, वो मोशन t इक्वल टू 0 पे। तो आप देखोगे कि t इक्वल टू 0 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इस इक्वेशन में हम t का वैल्यू 0 पुट कर दे तो हमारा पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या था, t इक्वल टू 0 पे हमारा पोजीशन क्या था। जैसे ही पुट करें 0 तो हमारा पोजीशन क्या आ जाएगा, 6 मीटर, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे s क्या आ रहा है हमारा, 6 मीटर। एट t इक्वल टू कितने पे पूछा है, इंटरवल 2, तो 2 पे हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट होगा बताइए। s बराबर यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये 2 का पावर 4 मतलब 16, 3 इंटू 16 प्लस यहाँ से 2 का पावर स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 6, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पे s2 बोल देते हैं, t इक्वल टू 0 पे मतलब s0 बोल देते हैं कुछ भी। तो यहाँ से v एवरेज आपका क्या आ जाएगा, s2 माइनस s0 मतलब 0 पे s0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम इंटरवल। यहाँ से आप v एवरेज निकाल के ले आएंगे। और इसी क्वेश्चन में v एवरेज बोलता तो देखो टाइम डिपेंडेंसी में दे रखा है जैसे ही, और किसी इंस्टेंट पे पूछ दिया मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो आप तुरंत यहाँ से ये डिफरेंशिएशन लगाए और जो भी इक्वेशन आया, अब ये v का इक्वेशन आ गया है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और जिस टाइम पे बोलेगा वहां t का वैल्यू वो पुट कर देंगे, सिंपल है। t इक्वल टू 0 पे पूछता तो t इक्वल टू 0 पुट करते, तो 0 पे लग रहा है हमको कितना आ रहा है, वेलोसिटी 0 आ रहा है, मतलब आपका पार्टिकल रेस्ट में है, t इक्वल टू 0 पे। एवरेज भी निकाल लिए टाइम इंटरवल में, तो आपका क्या डिस्प्लेसमेंट था, एवरेज निकालना था, तो जो टाइम इंटरवल है पहले उस पे लोअर वाले टाइम पे निकालेंगे, फिर अपर वाले लिमिट पे, दोनों पे निकाल लिए डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों को माइनस कर दिए, सिंपल है। अब आगे चलते हैं इस वाले फॉर्मूले पे निकालने का कोशिश करते हैं, जो उल्टा वाला है, ये ds इक्वल टू v dt करके इस पे निकालते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि v वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रहा है 2t क्यूब प्लस 4t 2t स्क्वायर ले लेते हैं, 2t स्क्वायर 4t प्लस
-5, ये है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, टाइम डिपेंडेंट है। वेलोसिटी दे रखा है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपको पूछा है और बता रखा है, गिवन डेटा देखिए, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पोजिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम origin is 6 मीटर, मतलब 6 मीटर दूरी पे वो है एट t इक्वल टू 0। 6 मीटर दूरी किससे? ओरिजिन से। तो आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 6 मीटर। सिंपल है। आपको पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमको फाइंड करके लाना है। या तो पूछा कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये निकाल के लाना है। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलता था डिफरेंशिएट करके, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? इंटीग्रेट करके, ये वाले फॉर्मूले से। ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? v dt, है ना। तो v का वैल्यू क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, और इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट dt से। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2t क्यूब बाय 3 प्लस 4t स्क्वायर बाय 2 माइनस 5t हो जाएगा। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इधर ds का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल पोजीशन से अभी जो निकालना है फाइनल, और इंटीग्रेशन इसमें कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे? इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 पे, हमको गिवन डेटा में वही है, t इक्वल टू 0 पे। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे आपका 6 मीटर पे, यहाँ 6 लिख दे। ठीक है, t इक्वल टू 0 पोजीशन आपका 6 मीटर है, और फाइनल पोजीशन हमको निकालना है किस पे? t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड, है ना। और इधर क्या हो जाएगा? s माइनस 6 हो जाएगा, समझ में आया? ds का s आएगा इंटीग्रेशन, s माइनस 6 आ जाएगा यहाँ से। ये 6 क्यों है? क्योंकि आप स्टार्टिंग पे ही 6 मीटर पे प्लेस्ड है, वो स्टार्ट ओरिजिन से नहीं कर रहा है। ओरिजिन से करता तो यहाँ 0 लेते, तो यहाँ से इसमें डेटा पुट करेंगे और ये s आपका आ जाएगा यहाँ से t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो ये 6 उस साइड प्लस में जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वेलोसिटी, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो हम मोशन देखते हैं, मोशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला मोशन देखते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन, तभी हम बात किए थे ना, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप अगर इक्वली डिस्प्लेस हो रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बोलेंगे मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है ना। और यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी भी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। वेलोसिटी हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्म रहता है, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई चेंज नहीं होता वेलोसिटी का, इसी को बोल सकते हैं कांस्टेंट रहता है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का, वो स्लोप उसका चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप चेंज नहीं हो रहा, ग्राफ कैसा हो सकता है? ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हमेशा क्या होगा? ये कौन सा कर्व है? एसटी कर्व है। पूरा कर दो एक बार, एसटी कर्व है ना।
स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा हमारा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो जब यूनिफॉर्म मोशन में आप सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन में आप मोशन कर रहे हो तो डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। तो यही एक केस होता है एग्जांपल, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है? इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? ये जो इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहे, स्लोप इसका कभी चेंज नहीं हो रहा है ना। ठीक है, और ये फॉर्मूला ds/dt ये भी हेल्प करेगा जब ग्राफिकल मेथड हम पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ेंगे ना, एक्सेलरेशन का ग्राफ और वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का। एक्सेलरेशन अभी पढ़े नहीं, एक्सेलरेशन पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हमारा हो गया जब सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर 2 सेकंड पे अगर वो 10-10 मीटर ही चल रहा है, बोल सकते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में है। या तो हर 5 सेकंड में वो बोले कि 50-50 मीटर ही चल रहा है, मतलब सेम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब है एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा? अभी जब हम सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे थे वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन था। अगर वही इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करे, जैसे पहले 2 सेकंड में अगर कोई 5 मीटर चला हो, अगले 2 सेकंड में 10 चल लिया, तो आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड दिख रहा है। पहली बार में 5 था, अगली बार में वो 10 हो गया है, फिर अगली बार में हो सकता है 8 हो जाए, कम होने लगे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। मीन्स सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट आया है ना, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम एक्सेलरेटेड मोशन। इनडायरेक्टली कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन आया हमारा, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन को अब डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन भी वही, जैसे वेलोसिटी हमारा 3 टाइप का था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, साथ में तीसरा एवरेज वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन भी 3 आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहला हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिस तरह हमारा वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरीके से एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर हो जाता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर ही है। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल है, लिखने का कोई जरूरत है नहीं। तो इसका वैल्यू हमारा क्या है? dv/dt। ये कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है? इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी इंस्टेंट पे आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे? dv/dt। अगर ये एक वेलोसिटी और टाइम का कर्व हमको गिवन हो, वेलोसिटी टाइम का कर्व हमको गिवन हो, जिस तरीके से पिछली बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे हम, उसमें हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व गिवन था, इसमें हमारा वेलोसिटी टाइम का कर्व गिवन है। तो इसका स्लोप इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे अगर निकालने जाए t = t1 t = t2 पे, तो वो हमको क्या देगा? स्लोप निकालेंगे तो उस पॉइंट पे हमको क्या पता चल जाएगा? क्या आपका एक्सेलरेशन है। यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन a1 होगा, इस पॉइंट पे कुछ एक्सेलरेशन a2 रहा होगा, है ना। a1 a2 आपको क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे इसी स्लोप का dv/dt कर देंगे, तो ये एंगल जो भी होगा निकल के आएगा। तो एंगल मेजर कर पाए तो मेजर कर सकते हैं, हर ग्राफ में आप मेजर कर नहीं सकते, कर्व है तो मेजर करना मुश्किल है एंगल, तो स्लोप मेथड, ये डिफरेंशिएशन वाले मेथड से आपको निकल के आ जाएगा। सिंपल है, ये था हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? जब
एक्सेलरेशन आपका टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हो, मतलब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, टाइम और मैग्नीट्यूड दोनों में, ठीक है ना। ये जब कांस्टेंट होगा तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का दोनों में से कोई चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा एक्सेलरेशन होता है एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है देखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ए एवरेज आ जाता है, ए एवरेज आता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट आता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या तो बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिंपल है। एवरेज एक्सेलरेशन हमारा जब भी मांगेगा तो क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। जिस टाइम इंटरवल में पूछेगा उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितना चेंज किया, मतलब जिस टी से लेके दूसरे टी तक पूछेगा, दोनों पोजीशन पे आपका क्या वेलोसिटी था उसका चेंज लेके डायरेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कर देंगे, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। सिंपल है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला है, ए का जो फॉर्मूला आया था इंस्टेंटेनियस का, क्या आता है, dv बाय dt। इसको भी ax ay az लिख सकते थे, तो ax ay az क्या हो जाएगा, ax होगा तो वेलोसिटी का भी x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही ay होगा तो वेलोसिटी के y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, है ना। जे कैप ये आई कैप, या तो इसको वेक्टर बना दो, ये z होगा तो वेलोसिटी के z कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन। सिंपल है तीनों। तो आपको एक्सेलरेशन जो होता है उसका एक और रिलेशन हम निकाल के लाते हैं यहाँ से, देखिए dv बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt। अगर हम याद करें v बराबर क्या होता था, dx बाई dt होता था ना, x में हम बात करें, ये तो dx s बाई dt लिखते थे हम। v बराबर क्या है, ds बाई dt। यहाँ से अगर v को रिप्लेस कर दे इससे, इस फॉर्मूला का नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ds बाई dt होगा ये का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर होगा, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन, अगर पोजीशन का इक्वेशन दिया हो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक और रिलेशन बन के आता है, एक और रिलेशन हम यहाँ से डिराइव करते हैं। ये बराबर क्या आ रहा है हमारा, dv बाई dt, या तो इसको बोल सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा हम लाते हैं यहाँ से dv बाई dt जो है हमारा, dv बाई dt इसको लिख सकते हैं चेन रूल से, dv डिवाइडेड बाई dx इंटू dx। देखो dx मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिए, डिवाइडेड बाई dt, ये सही है। ये देखें तो अगर ध्यान से तो dv dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और ये dv बाई dx है, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका dv बाई dx, ये क्या बन जाएगा v dv बाई dx, समझे। तो एक्सेलरेशन का 3 वैल्यू आ गया, dv बाई dt, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और v dv बाई dx। और ये तीसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे आपका दिख रहा है कि वेलोसिटी और ये पोजीशन है। अगर आपका वेलोसिटी पोजीशन के फॉर्म में दिया हो, पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो, तो उस समय एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, समझे। अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है तब ये फॉर्मूला तो आप नहीं लगा सकते, तो उस समय ये फॉर्मूला हमको हेल्प करेगा। कल हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।